नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार सिंह और आपका स्वागत करते हैं एजुकेशनल एक्सपर्टीज पर। आज की वीडियो जो रहेगी आपके बेटा वो रहेगी महाराष्ट्र के सेट ज्योग्राफी 2016 के पेपर का डिस्कशन हम करेंगे। जी हाँ, आज का पेपर जो है वो आपका प्रीवियस ईयर का सेट रहने वाला है और आपको इस पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को देखने को मिलने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड जो बच्चे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो और नॉलेजफुल वीडियो अब तक पहुंचती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं। अपना पहला क्वेश्चन है कि अ पेयर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिस्ट दैट कंट्रीब्यूटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस लेवल ऑफ इरोजन। तो ऐसे कौन सी दो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट रहे जिन्होंने बेस लेवल की बात करी थी। ठीक है, बेस लेवल के इरोजन की बात करी थी। तो उनका करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, पॉवेल एंड ग्रीनवुड ने बात करी थी बेस लेवल के इरोजन की। ठीक है, याद रखिएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ केमिकल वेदरिंग। तो इनमें से कौन सी एक केमिकल वेदरिंग यानी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, एक कौन सी रासायनिक अपर्दन नहीं है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, चेलेशन, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन एंड कोरोजन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी है ये दोनों ही जो है नॉट के अंदर आएंगे क्योंकि ये फिजिकल वेदरिंग के अंदर आएंगे। ऑक्सीडेशन एंड कार्बोनेशन ये दोनों केमिकल वेदरिंग के क्या है, टाइप्स हैं, याद रखेंगे। तो आपका ए और डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो आप अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रांसवर्स फॉल्ट अलोंग द प्लेट बाउंड्रीज इंडिकेट्स। तो जो ट्रांसवर्स फॉल्ट होते हैं आपके, ठीक है, तो वो किस तरह की बाउंड्री को इंडिकेट करते हैं। तो वो ये देखिए तीन तरह की आपकी एक्टिविटी होती है। एक होता है कन्वर्जेंट जिसमें दो प्लेटें आमने सामने आती हैं, तो इसको हम कन्वर्जेंट कहते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। जब दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट। और जब दोनों एक दूसरे के साइड से निकल जाती हैं तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स। ठीक है, ट्रांसवर्स के अंदर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है दोस्तों। क्या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई भी प्लेट ऊपर और नीचे की तरफ मूव नहीं करती है। बट कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में आपको पता है कि एक प्लेट का सबमर्जेंस होना तय है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन। फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन 4। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लेशियर डिपोजिशन। तो ग्लेशियर डिपोजिशन की मदद से इनमें से कौन सा एक फीचर है उसका निर्माण होता है। तो हम बात करते हैं सर्क और अरेट्स की, तो ये इरोजनल फीचर है। फिर हम बात करेंगे आपके मैटर्न हॉर्न और रॉटसे माउंटेन की, तो ये भी आपके क्या है, इरोजनल है। फिर हम बात करते हैं एस्कर एंड केम्स की। तो जी हाँ, एस्कर एंड केम्स जो है वो कौन से डिपोजिशनल फीचर हैं, याद रखेंगे ये एक डिपोजिशनल फीचर है। और जो आपके सॉ टूथ रिजेस एंड टॉन जो है वो भी आपका इरोजनल फीचर है, किसका, ग्लेशियर का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 5, which of the following is not a result of endogenetic force। नॉट पूछा गया है, तो एंडोजेनेटिक बेसिकली फोर्स वो होते हैं जो अर्थ के इंटीरियर में काम करते हैं, यानी अर्थ के नीचे काम करते हैं, अर्थ क्रस्ट के। तो उसकी वजह से आपका कौन सा इसमें करेक्ट होगा। तो देखिए गार्बेन जो है ये ऊपर की तरफ बनता है। देखिए होता क्या है कि जब कोई माउंटेन का हिस्सा ऊपर उठ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। और जो नीचे धस जाता है उसको क्या कहते हैं, गार्बन कहते हैं। तो गार्बन जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं है, होस्ट भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। बट अगर मैं बात करता हूँ रिफ्ट वैली जो है ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, रेजिडुअल माउंटेन। तो रेजिडुअल जो माउंटेन्स है वो किसकी मदद से बनते हैं, इरोजन, इरोजन यानी आउटर फोर्सेस की वजह से बनते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, बाकी तीन जो है ये और रिफ्ट वैली, ये तीनों ही एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से बनते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6, in which of the following types of precipitation the size of drop is less than 0.5 milliliter। तो प्रेसिपिटेशन में ड्रॉप का साइज
कब 0.5 मिलीमीटर से छोटा होता है? क्या उसको रेन कहते हैं, ड्रिजल कहते हैं, हेल कहते हैं या स्नो कहते हैं? तो उसको हम क्या कहेंगे? ड्रिजल कहेंगे, ठीक है। तो और रेन का जो साइज है वो ऑलमोस्ट 5 mm के आसपास होता है, ये भी याद रखेंगे। ड्रिजल का साइज 0.5 mm से छोटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका। मिड लैटिट्यूडनल साइक्लोन डेवलप्ड इन कंजक्शन विद द, तो जो मिड लैटिट्यूडनल साइक्लोन्स होते हैं वो किसके कंजक्शन से बनते हैं? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं पोलर फ्रंट, मैरीटाइम फ्रंट, ट्रॉपिकल फ्रंट एंड इक्वेटोरियल फ्रंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पोलर फ्रंट, ठीक है। क्या करेक्ट आंसर है? ए ऑप्शन, पोलर फ्रंट पे मिड लैटिट्यूड जो साइक्लोन है वो पोलर फ्रंट के कंजक्शन की वजह से बनते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। climate where evaporation exceeds the precipitation and there is a constant water deficiency is designated by Koppens as a type of climate। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे प्रेसिपिटेशन यानी बारिश से ज़्यादा इवेपोरेशन हो रहा है, तो तो इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है आपका और बारिश क्या हो रही है? कम हो रही है। तो वहाँ पर आपको कौन सा फीचर देखने को मिल जाता है? तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा बी टाइप ऑफ क्लाइमेट। कौन सा क्लाइमेट? बी टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको वहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि बी जो है वो ड्राई कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेट एट विच टेम्परेचर ऑफ द राइजिंग एंड एक्सपेंडिंग एयर पास्कल डिक्रीजेस इज कॉल्ड। तो वो कौन सा रेट है? at the rate at which temperature of rising and expanding air pulsar decreases। तो जैसे जैसे एयर जो है वो राइज करती है और एक्सपेंड होती है तो उसका टेम्परेचर जो है वो कम होता है। तो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? क्या उसको हम एनवायरमेंटल लैप्स रेट कहेंगे, एडियाबैटिक लैप्स रेट कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे या फिर कैटाबैटिक लैप्स रेट कहेंगे? तो जब भी बात आए राइजिंग और एक्सपेंडिंग की, जब एयर पास्कल राइज करता है, या दो टर्म याद रखने, राइज और एक्सपेंडिंग, तब हम बात किसकी करेंगे? तब हम एडियाबैटिक लैप्स रेट की ही बात कर रहे होंगे। ये चीज आपको याद रखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार ये पूछा जा चुका है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो ये है, reflection of substance expressed as a percentage of incident radiation reflected is। सो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बी ऑफ इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा, सॉरी बी ऑप्शन नहीं रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, ठीक है। यानी वो इंसिडेंट, और देखिए जब भी सनरेज आती हैं तो सनरेज का कुछ पार्ट जो है वो अर्थ सरफेस तक नहीं आता है, वो अपर एटमॉस्फेयर से ही बैक हो जाता है, यानी आउटर एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है, तो उसको हम एल्बिडो कहते हैं। और एवरेज जो एल्बिडो है वो 35% या 35 यूनिट अर्थ का माना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11। इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एक्सटेंट द ओशियन डिपॉजिट्स विच हैज द लार्जेस्ट कवरेज इज डिपॉजिट्स। तो देखिए जब भी हम बात करते हैं ओशियन डिपॉजिट की, तो ओशियन डिपॉजिट्स के अंदर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया में कौन सा डिपॉजिट आपको देखने को मिलेगा? तो वो आपको देखने को मिलेगा रेड क्ले। कौन सा? रेड क्ले, लाल मिट्टी, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन मिलेगा ये ज्योग्राफिकल एरिया में इसका, ठीक है। सो आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीज डज नॉट हैव लैंड बाउंड्रीज। तो इनमें से कौन से सी की एक भी लैंड बाउंड्री नहीं है? तो वो कौन सा आपका हो जाएगा? सारगैसो सी। सारगैसो जो सी है वो सारगैसम, सारगैसम ग्रास की वजह से इसका नाम सारगैसो सी रखा है। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, कभी कभी आपसे ओशन के बारे में भी पूछ लेता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, dash of the wave is determined by the dividing the length of waves by the period। ठीक है, तो हम
अगर बात करते हैं वेव की लेंथ को, अगर मैं वेव के पीरियड से डिवाइड कर देता हूँ तो हमें क्या मिलता है, तो हमें उसकी वेलोसिटी मिल जाती है, उसकी स्पीड मिल जाती है, क्या वेलोसिटी मिल जाती है जब आप उसकी लेंथ को डिवाइड कर देते हो टाइम पीरियड से। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगी, उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। सो आपको यहाँ पर मैचिंग करनी है। तो हम सबको पता है चिनूक जो विंड है, लोकल विंड है, नॉर्थ अमेरिका की रॉकीज पे चलती है, जिसको इस विंड को हम स्नो ईटर के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। फिर हम बात करेंगे मिस्ट्रल की। तो मिस्ट्रल जो है वो आपका साउथ फ्रांस में फ्लो करती है। फिर हम बात करेंगे सोलान की। तो सोलान जो है वो स्पेन में फ्लो करती है। बुरान जो है वो काफ़ी ठंडी हवा है जो रशिया में आपको देखने को मिल जाती है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो मैचिंग के क्वेश्चंस भी देख लेना। और एक क्वेश्चन आपका 101% दोस्तों विंड से आता ही आता है, तो इसको भी याद रखेंगे। सो यहाँ पे असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, जरा देखते हैं कि अ ग्रेट प्रोपोर्शन ऑफ द रेजिडुअल वाइड वाइल्डर वाइल्डरनेस ऑफ इंडिया इज नाउ अंडर ग्रेट थ्रेट। ठीक है, वाइल्डरनेस का यहाँ पर मतलब है कि जो जैव विविधता है आपकी वो खतरे में है। क्यों, अब रीजन देख लेते हैं हम यहाँ पे। Intensive forms of agricultural and industrial growth lead to shrinking the biodiversity। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, क्योंकि हम अपने एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जो बायोडाइवर्सिटी है उसको उसका जो है कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है, श्रिंक होता चला जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा ए ऑप्शन। दोनों ऑप्शन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आपको एजर्शन रीजन दे रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्योग्राफी ऑफ थॉट से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आपको मैचिंग करनी है, याद रखेंगे। सो ऑप्शन दिया गया है अलेक्जेंडर वॉल्ड हम्बोल्ट, तो इन्होंने कॉस्मोस बुक लिखी थी। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा कार्ल रिटर, ये यूरोप के थे बेसिकली। रेडजल की बात करें तो एंथ्रोपोजोग्राफी में इन्होंने काम किया है। और ज्यून ब्रून्स की बात करें तो ज्योग्राफिक ह्यूमन की बात करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। और एक क्वेश्चन आपका 101% जो है ज्योग्राफी ऑफ थॉट से आता ही आता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी ऑफ थॉट को इग्नोर नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वहीं से निकल के आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, Hartshorne several articles and finally the book Perspective on the Nature of Geography was written in the reaction of the work। देखिए Perspective on the Nature of Geography बुक हार्टशॉर्न ने लिखी है। अब ये जो बुक है वो हार्टशॉर्न ने किसके रिएक्शन, किसके वर्क के रिएक्शंस में लिखी थी, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेफर। ठीक है, तो शेफर के वर्क के रिएक्शन में हार्टशॉर्न ने ये वाली बुक अपनी लिखी थी, ये याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जो बुक है ये आपकी रहेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका है द 1960s approach of geography as spatial science was identified with language and methods of। तो 1960s के अंदर ज्योग्राफी में स्पेशल जो साइंस है उसकी एक लैंग्वेज और एक मेथड था। तो उस लैंग्वेज और मेथड्स को हम क्या कहते हैं, जियोमेट्री। यानी इस टाइम पे हमने कौन से मेथड्स यूज करने शुरू कर दिए थे, स्टैटिस्टिकल मेथड। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करना शुरू कर दिया था हमने। इसी को हम एक क्वांटिफिकेशन कहते हैं। क्वांटिटिव रेवोल्यूशन भी इसी का नाम पड़ा था, याद रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना 19 क्वेश्चन जो है, हु अमंग द फॉलोइंग रिमार्क्ड वी मस्ट आस्क द अर्थ हरसेल्फ फॉर हर लॉस। तो किसने ये बात कही थी कि हमें अर्थ से उसके कानूनों के बारे में पूछना चाहिए। तो ये जो बात है वो किसने, रिटर ने कही थी। ठीक है, किसने कही थी, बी ऑप्शन रिटर ने कही थी। और ये बड़ा ही फेमस कोट है जो पीजीटी और टीजीटी दोनों एग्जाम में आ चुका है। एंड नेट जेआरएफ का जो आपका एग्जाम होता है उस एग्जाम का भी ये फेवरेट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार रिटर के ऊपर ये क्वेश्चन बन के आपका आता है। एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जी, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें वीडियो को, ताकि और अच्छी वीडियोस जो है वो आपके लिए हम लाते रहें।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। In 1970s, the DAS school approach emerged as a strong critic of special organization paradigm in human geography। तो 1970s में क्या हुआ था कि जो हम अभी तक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की जो अप्रोच यूज करते आ रहे थे क्वांटिफिकेशन की, तो एक स्कूल ने उस अप्रोच को बिल्कुल क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, उसको बिल्कुल ही हतोत्साहित कर दिया। तो वो क्या था, वेलफेयर अप्रोच था, ठीक है, कल्याणकारी उपागम जिसको हम कहते हैं, तो वो कल्याणकारी उपागम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। विच ऑफ द अर्बन फॉर्म मॉडल्स फोकसेस ऑन ट्रांसपोर्टेशन आर्टेरियल्स। ठीक है, तो कौन सा ऐसा अर्बन मॉडल था जो ट्रांसपोर्टेशन आर्टेरियल्स के ऊपर फोकस करता था 21, तो वो था सेक्टर मॉडल। ठीक है, तो वो कौन सा मॉडल था, सेक्टर मॉडल था जो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर बेस्ड था। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। Global population witnessed accelerated increased approximately 200 years back due to। तो देखिए ग्लोबल जो पॉपुलेशन है वो अचानक जो है 200 ईयर बैक काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी। तो उसका क्या रीज़न रहा था, को इसका जो करेक्ट रीज़न था वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। ठीक है, तो 18th सेंचुरी में बेसिकली जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी थी, तो उसका इकलौता रीजन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 में इंडिया में आया था। ठीक है, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन कोई टर्म यूज़ नहीं हुई थी, वो भी इसी के अंदर हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ आपको बिल्कुल एक ही ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, याद रखेंगे। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं 23 क्वेश्चन। According to central place theory of settlement, hierarchy is conceived as a systematic arrangement of the settlement on the basis of। देखिए सेंट्रल प्लेस थ्योरी के अंतर्गत आपने देखा होगा कि एक हायरार्की का अरेंजमेंट किया जाता है सेटलमेंट का, उस हायरार्की के बेस के ऊपर। तो उसका जो बेसिकली आधार क्या था, तो कौन सा बेसिस था, तो द साइज ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ पॉपुलेशन, रेंज ऑफ द फंक्शन एंड द नोडालिटी। तो ये इसका क्या होगा, सी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो उन्होंने एक बात करी थी थ्रेशोल्ड की, ठीक है, थ्रेशोल्ड की बात करी थी, और एक बात करी थी रेंज की। ठीक है, तो दो ही वर्ड उन्होंने यूज किए थे। और ये थ्योरी किसने दी थी, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, तो ये आपके क्रिस्टॉलर ने दी थी, याद रखेंगे। कब दी थी, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरा बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 यहाँ पर देखते हैं। A suburban area is an outer commutating zone of an urban area। सही बात है कि मान लीजिए कि ये आपका सेंटर है, अर्बन पॉइंट है ये। ठीक है, तो अर्बन पॉइंट का ये जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं सबअर्ब एरिया, यानी जो बाहर की तरफ पाया जाता है। तो ये आउटर कम्यूटेटिंग एरिया होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है एसोसिएटेड विद द सोशल होमोजेनिटी एंड द लाइफस्टाइल सूटेड टू फैमिली नीड्स। बिल्कुल सही बात है ये भी। देखिए वहाँ पर एक तरीके की होमोजेनिटी देखने को मिलती है, जो उनकी फैमिली को जो लाइफ सूट करती है वो उस लाइफ को यहाँ पर जीते हैं। तो बी और ए ऑप्शन तो सही है। द स्प्रेड एंड ग्रोथ ऑफ सिटीज, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, now the another question is find out the correct descending sequence of continent on the basis of crude birth rate। तो आपको क्रूड बर्थ रेट का जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो बताना है, कि घटते हुए क्रम में बताना है कि सबसे ज्यादा किसका बर्थ रेट है, फिर कम। तो सबसे ज़्यादा आपका अफ्रीका का है, तो यहाँ पर भी अफ्रीका है, पर उसके बाद लैटिन अमेरिका, याद रखेंगे, एशिया नहीं है। तो उसके बाद आपका एशिया आता है, फिर आपका यूरोप आता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपको यहाँ पर करेक्ट देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना 26। द ब्राजीलियन प्लेट्यू इज रिच इन। तो ब्राजीलियन प्लेटो पे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आपको देखने को मिलती है, तो ब्राजीलियन प्लेटो के ऊपर सबसे ज़्यादा आपको आयरन और के निक्षेप देखने को मिल जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको आयरन और वहाँ पर मिलेगा। The next question is 27. The model of agricultural location given by von Thunen is based on dash techniques। तो वॉन थ्यूनेन ने एग्रीकल्चरल लोकेशन को बेसिकली 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 6 लेयर्स में। ठीक है, सबसे आउटर लेयर जो है वो ग्रेजिंग एरिया था, ये भी याद रखेंगे। सबसे आउटर, सबसे पहला जो एरिया था वो आपका क्या था, कमेंट बॉक्स में बताइए जरा।
बट उन्होंने यहाँ पर पूछा है कि कौन सी टेक्निक यूज करी थी, तो उन्होंने नॉर्मेटिव टेक्निक यूज करी थी। ठीक है, प्रमाणक तकनीक, नॉर्मेटिव तकनीक उन्होंने यूज करी थी। एम्पीरियल नहीं, एम्पेरिकल नहीं यूज करी थी, मल्टी एलिमेंट भी नहीं और सिंगल एलिमेंट भी नहीं यूज करी थी उन्होंने। हाँ, the next question is a topological graph of the transport network neither related to dash nor direction। तो एक ऐसा टोपोग्राफिकल ग्राफ ट्रांसपोर्टेशन का जो कि डायरेक्शन और डैश से रिलेट नहीं करता है, तो वो आपका एक्सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका एक्सिस हो जाएगा, याद रखिएगा। ये नेट का क्वेश्चन भी है और 2018 के नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। The next question is which of the following is not a foot losing industry। नॉट बोला है, तो इनमें से कौन सी नॉट एक फुट लूजिंग इंडस्ट्री नहीं है? तो 29 का आपका देखिए, अगर मैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करूं तो इसको भी मैं गिन सकता हूं, शुगर को भी मैं गिन सकता हूं, पर कॉटन टेक्सटाइल और राइस मिलिंग इंडस्ट्री को नहीं गिन सकता। तो यहाँ पर दो ऑप्शन ऐसे हो जाएंगे जो क्या है, बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। बट अगर बात करता हूँ फूड लूजिंग इंडस्ट्रीज, बेसिकली वो इंडस्ट्री जो किसी भी चीज़ के कंपोनेंट्स को बनाती है, इसको हम पॉल्यूशन फ्री इंडस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? पॉल्यूशन फ्री इंडस्ट्री कहते हैं, याद रखेंगे, इंडस्ट्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। टू मॉल्स एक्स एंड वाई हैविंग इक्वल मार्केट अट्रैक्शन आर इक्वी डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। ठीक है, तो एक्स और वाई दो इक्वल मार्केट, वो दो मॉल है एक्स एंड वाई, दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम है और दोनों की जो कस्टमर्स हैं, अट्रैक्शन, वो भी सेम है, बट रीचेबल इन 15 एंड 25 मिनट्स ऑन फीट। अगर हम बात करते हैं कि हम वहाँ पहुँच सकते हैं 15 एंड 25 मिनट्स ऑन फीट, तो एक पे हम 15 मिनट में पहुंच सकते हैं और एक पे 25 मिनट में रिस्पेक्टिवली। सुरेश डिसीजन टू विजिट मॉल एक्स वुड देयरफॉर इलस्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ। तो अगर वो एक्स मॉल के पास पहले ही जाता है तो एक किस तरीके का मॉडल जो है वो पेश करता है, तो वो इकोनॉमिक, देखिए वो उसका इकोनॉमिक रीजन है, इकोनॉमिक रेशनैलिटी है। क्यों? क्योंकि भाई उसको जो जहाँ जो पास पड़ेगा वहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देना नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है ओवर पॉपुलेशन, तो मैंने सेपरेट वीडियो ओवर पॉपुलेशन पे बनाई है, थ्योरी वाला जो मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो भी देखिए। ओवर पॉपुलेशन इज इक्वेटेड विद, तो जो ओवर पॉपुलेशन है उसको आप किसका मतलब किससे इक्वेलेट करेंगे, किसका उससे आप रिलेशन बता पाएंगे? तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट रह जाएगा। विद कंटिन्यूइंग इम्बैलेंस बिटवीन नंबर्स ऑफ पीपल एंड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द लैंड। बिल्कुल, देखिए मान लीजिए कि एक ये छोटा सा खेत है, इसकी कैरिंग कैपेसिटी जो है वो 100 लोगों की है। ठीक है, 100 पीपल की है। अगर उसके ऊपर 150 लोग आ जाएं तो वो क्या हो जाएगा? वो ओवर पॉपुलेशन ही कहलाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन, मैकमोहन लाइन which was decided between the British and the Tibetans as the boundary between India and Tibet passes through। तो मैकमोहन जो लाइन है वो इंडिया और टिबेटियन यानी चाइना के बीच में एक बाउंड्री लाइन बनाई गई थी, जिसको मैकमोहन लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो वो जो है वो हिमालय के कौन से पार्ट के अंदर मौजूद है? तो वो पूर्वांचल हिमालय में है। ठीक है, कहाँ पर है वो? पूर्वांचल में हिमालय में, क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में है। ठीक है, चाइना एंड अरुणाचल प्रदेश के बीच में लाइन बनाई गई थी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ कल्चरल लैंडस्केप। तो नॉट बोला है, तो इनमें से कौन सा एक कल्चरल लैंडस्केप का इंडिकेटर नहीं है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा किनशिप। ठीक है, क्या रहेगा वो करेक्ट आंसर? किनशिप रहेगा, याद रखेंगे किनशिप। देखिए, हाउस टाइप भी है, साइज ऑफ सेटलमेंट भी है और ट्रांसपोर्टेशन भी है, बट किनशिप कोई भी एक कल्चरल लैंडस्केप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्रीज वाज प्रपोज्ड बाय। तो जब किसने सीमाओं का जेनेटिक क्लासिफिकेशन किया? ठीक है, तो यहाँ ऑप्शंस देखेंगे, रिटर, हैटनर, हार्टशॉन या फिर रेडजेल। तो हार्टशॉन ने
जेनेटिक क्लासिफिकेशन बाउंड्रीज का किया था, याद रखेंगे, ठीक है, हार्टशॉन ने किया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्टशॉन के ऊपर देखिए 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द खासीस ऑफ मेघालय प्लेटू स्पीक्स अ लैंग्वेज दैट इज क्लासिफाइड अंडर। देखिए मेघालय, अगर मैं बात करता हूँ, मेघालय के 3 पार्ट हैं। पहला होगा गारो, बीच वाला होगा खासी जहाँ पे मानसून राम है, जहाँ सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, और दूसरा लास्ट वाला है जयंतिया। ठीक है, 3 पार्ट हैं। तो यहाँ पर बात करी जा रही है खासी के बीच वाले पार्ट की मेघालय में। तो यहाँ पर एक लैंग्वेज बोली जाती है जिसको हम कौन सी फैमिली के अंदर रखेंगे, तो उसको हम कहेंगे मोन खेनेर ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। क्या कहेंगे? मोन खेनेर ग्रुप ऑफ लैंग्वेज कहेंगे। ना वो इंडो आर्यन होगी, ना वो द्रविडियन होगी, ना वो साइनो टिबेटियन होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, हु अमंग द फॉलोइंग गिव स्पेशल पर्सपेक्टिव टू ग्रोथ पोल थ्योरी। तो किसने एक स्पेशल पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रोथ पोल थ्योरी को दिया था? तो ऑप्शंस यहाँ देखने को मिलेंगे, पैरॉक्स, वॉल्टर आइजर्ड, एम एन पॉल या बॉडविले। ठीक है, तो बॉडविले ने पर्सपेक्टिव दिया था स्पेशल। ठीक है, अगर सिर्फ ग्रोथ पोल की बात करें तो पैरोक्स आ जाएगा, पर अगर स्पेशल पर्सपेक्टिव आता है तो आपको बॉडविले करेक्ट आंसर करना पड़ेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये झारखंड पीजीटी का क्वेश्चन है, ठीक है, जेपीएससी पीजीटी का क्वेश्चन है। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। Next question is 37. An area delineated on the basis of general similarity of land, characteristics and occupancy is called as। देखिए एक एरिया है जिसको हमने डीमार्क किया है, यानी उसकी मार्किंग करी है। मान लीजिए ये एक एरिया, उसको हमने बाउंड्री उसकी मार्किंग कर ली, और उसकी मार्किंग हमने सिमिलैरिटी के बेसिस पे करी है कि जो लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी सिमिलर हैं, और जो ऑक्यूपेंसी है वो भी क्या है, सिमिलर है। तो उसको मैं क्या कहूँगा? तो उसको यहाँ पर क्या कहा जाएगा? रीजन। ठीक है, तो वो क्या होगा? रीजन होगा, याद रखेंगे। ठीक है, तो रीजन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो रीजन की करेक्ट डेफिनेशन यही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट्स, districts and the blocks etc for the development of planning is called। तो अगर मैं इंडिया का डिवीजन करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में और ब्लॉक्स में डेवलपमेंट प्लानिंग करने के लिए, तो आप उसको किस प्लानिंग के अंदर रखेंगे? तो वो मल्टी लेवल प्लानिंग हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? बी ऑप्शन, मल्टी लेवल प्लानिंग हो जाएगी, जब हम उसको अलग अलग ब्लॉक्स में या डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में डिवाइड करते हैं। 39 क्वेश्चन पढ़ लें पहले। द रीजनल डिस्पैरिटीज कैन बी नैरोड डाउन ओवर अ टाइम व्हेन। देखिए जब रीजनल डिस्पैरिटी जो होती है उसको धीरे धीरे हम कम कर सकते हैं टाइम के साथ। कब कम कर सकते हैं इसको समझना है, तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे देखिए। इट इज ensured दैट द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ डेवलपमेंट इन अदर एरिया। बिल्कुल सही बात है, ये पहला ऑप्शन ही सही है। देखिए मान लीजिए कि ये एक बैकवर्ड एरिया है, ठीक है, बैकवर्ड एरिया है, और ये एक डेवलप या नॉर्मल एरिया है, तो आप बैकवर्ड एरिया में डेवलपमेंट स्पीड क्या कर दीजिए? फास्ट कर दीजिए, और यहाँ पे स्पीड स्लो कर दीजिए। जैसे ही आपने ये प्रोसेस किया तो क्या हो जाएगा? इक्वेलिटी दोनों तरफ देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? डेवलपमेंट ऑलमोस्ट इंडिया जो है वो आपको इक्वल देखने को मिल जाएगा। The next question is 40. The minimum sales volume needed to support a business is called। देखिए किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए एक मिनिमम सेल्स का होना बहुत जरूरी है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे सी ऑप्शन, थ्रेशोल्ड। ठीक है, ये क्रिस्टॉलर वाली थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। कामेत पीक लाइज क्लोजर टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर। देखिए कामेत जो पीक है वो किस ग्लेशियर के सबसे पास है? क्या वो गंगोत्री के पास है, पिंडारी के पास है, सियाचिन के पास है, राइनो के पास है? सबसे पहले सियाचिन को देखते हैं, जिसकी जो विड्थ है वो 74 किलोमीटर से 76 किलोमीटर के आसपास है, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट ग्लेशियर है, याद रखेंगे। बट यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कामेत पीक जिसके पास है, जो कि कौन से स्टेट के अंदर है? आपका उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको एक गलत स्टेटमेंट को पहचानना है। ठीक है, तो आपको एक नोट बोला है, इनमें से कौन सी गलत स्टेटमेंट है, तो उस स्टेटमेंट को आपको देखना है। सो एक एक करके पढ़ते हैं।
द हिमालयन रेंजेस एक्ट एज अ बैरियर टू द कोल्ड विंड ब्लोइंग डाउन फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो हिमालय है वो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकने का काम करता है। दूसरा है हिमालयन रेंजेस एक्टेड एज अ बैरियर टू फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल इन द पास्ट। ये भी सही बात है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं सी ऑप्शन, द हिमालयन रेंजेस आर द लार्ज स्टोर हाउस ऑफ मरीन फॉसिल्स। ये भी सही बात है। द हिमालयन रेंजेस वर फॉर्म्ड ड्यूरिंग हर हरकेनियन और ओरोजेंसी। नहीं, ये गलत है, हरकेनियन में नहीं बना था ये, ठीक है। तो ये टर्शियरी एज में बना था, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43, तमिलनाडु रिसीव्ड मच ऑफ इट्स रेनफॉल थ्रू द डैश। देखिए अभी भी आपको पता है कि तमिलनाडु के अंदर फ्लड की सिचुएशंस आ चुकी हैं। तो आखिरकार तमिलनाडु में जो रेनफॉल है वो क्यों आती है, तो वो नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से आती है, ठीक है। ठंड में क्या होता है कि हवाएं इस तरीके से चलती हैं, बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेके आपका तमिलनाडु में रेनफॉल सबसे ज़्यादा की जाती है, याद रखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीजीटी ईएमआरएस में इसी साल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 44, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इनुडेशन कैनाल्स आर टेकन आउट फ्रॉम रिवर्स विदाउट बिल्डिंग एनी काइंड ऑफ वियर, ठीक है। तो इनुडेशन जो कैनाल्स होती है वो वाटर को रिवर से निकाल लेते हैं बिना किसी सहायता से, कह सकते हैं। तो उसके बाद इरिगेशन बाय दिस काइंड ऑफ कैनाल्स इज मोर देन द कैनाल ड्रॉन फ्रॉम द इरिगेशन डैम्स। तो दोनों स्टेटमेंट की बात करते हैं तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 45, सिक्वेंशियली इन द टर्म ऑफ कॉटन कल्टीवेशन टॉप थ्री स्टेट्स। कॉटन की कल्टीवेशन में टॉप थ्री स्टेट्स कौन सी हैं आपको बताना है। तो आज के टाइम पे महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, फिर गुजरात एंड आंध्र प्रदेश, बट आज अब गुजरात नंबर 1 पे है और महाराष्ट्र 2 पे आ गया है, याद रखेंगे। ये 2016 का पेपर है, उसके अकॉर्डिंग गुजरात 2 पे था, बट आज के अकॉर्डिंग गुजरात 1 पे है, महाराष्ट्र 2 पे है, 3 पे आपका क्या है, आंध्र प्रदेश है। ये भी याद रखेंगे। 46 क्वेश्चन, पॉपुलेशन डेंसिटी मैप यूजेस डैश टाइप ऑफ डेटा। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है उसमें हम किस तरीके के डेटा का यूज़ करते हैं, तो उसमें हम रेशियो डेटा का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि आप पॉपुलेशन को एरिया से डिवाइड कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, रेशियो आ गया। 47 क्वेश्चन, if the universe has heterogeneous composition a dash sampling is preferred। मान लीजिए एक यूनिवर्स जो है वो heterogeneous composition से बना हुआ है, तो आप किस सैम्पलिंग को प्रेफर करेंगे। तो इसको हम प्रेफर करेंगे स्ट्रेटिफाइज रैंडम सैम्पलिंग। हम क्या करेंगे, स्ट्रेटा बना लेंगे सेम सिमिलरिटी वाले एरियाज का, उसके बाद वहां से सैम्पलिंग करेंगे, ठीक है, वहां से हम सैम्पलिंग करेंगे। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है आप कहीं से भी सैंपल्स आप उठा सकते हैं, बट स्ट्रैटिफाइड में आप एक लेयर में ही सैम्पलिंग करते हैं। मान लीजिए अगर मैं गरीब लोगों का सर्वे कर रहा हूँ तो एक गरीब लेयर्स का ही सर्वे करूँगा, अमीर को उसमें शामिल नहीं करूँगा मैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक एम ऑफ द थीमेटिक मैप इज। देखिए थीमेटिक मैप कोई भी बनता है, मान लीजिए रेनफॉल का मैप बन रहा है, तो उसका एम क्या होता है बेसिक, ठीक है। तो उसका एम होता है टू एनालाइज द स्पेशियल पैटर्न दैट इमर्ज। तो हमेशा याद रखना जितने भी थीमेटिक मैप होते हैं वो स्पेशियल पैटर्न्स को हम उसमें एनालाइज करते हैं। मान लीजिए रेनफॉल की बात है तो एनालाइज करेंगे कि कौन से एरिया में कहाँ ज़्यादा रेनफॉल है, कहाँ कम है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो इनमें से कौन सा एक डिस्पर्जन का मेजर का तरीका नहीं है। तो नहीं की बात करी जा रही है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड स्कोर है, ठीक है। स्टैंडर्ड स्कोर कोई भी एक डिस्पर्जन का तरीका नहीं है, बट क्वार्टाइल डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये तो डिस्पर्जन के सबसे इंपॉर्टेंट तत्व हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी यूजीसी नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। द स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ लिस्ट वन सेंसर वॉज। तो लिस्ट वन जो सेंसर था, ठीक है, तो उसका जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो कितना था, तो वो ऑलमोस्ट 72.5 मीटर था,
ठीक है, कितना था 72.5 मीटर था, लिस्ट 1 की बात हो रही है, ठीक है। सो आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी एंड थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। सो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। Fearless.